दिल्ली के लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा संबंधी यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब ये सत्र कैसा जा रहा है, इस सत्र में क्या कुछ भारत की भूमिका रहने वाली है, कितने देश इसमें शामिल होने वाले हैं, इन तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव विवेक जी हमारे साथ में हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटी न्यूज़ पर। सर, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप हमारी जनता को ये बताएं कि इस सत्र की महत्ता कितनी है, क्योंकि जितना हम देख पा रहे हैं ये 20वां सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है पहली बार। बिल्कुल सही बात है। भारत ये जो कन्वेंशन है 2003 में यूनेस्को ने अडॉप्ट की थी और भारत इसका 2005 में सदस्य बना था। तो भारत को सदस्य बने भी 20 साल हो गए और ये 20वां सेशन भी है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 20 साल बाद भारत को इसकी अध्यक्षता का मौका मिला है और इसकी मेज़बानी का मौका भी मिला है। भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कॉन्टिन्यूसली एग्जिस्टेंस में रही है और इस सभ्यता के बहुत सारे पहलू हैं जो विश्व के लोग नहीं जानते। तो जो हम कार्य यूनेस्को में करते हैं अपने देश के लिए, उससे जो भारत की सभ्यता के ऐसे इंटेंजिबल पहलू हैं जिनको ना केवल हम मानते हैं कि हमें प्रिजर्व करना है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो विश्व की धरोहर है उनको विश्व की धरोहर के रूप में मान्यता मिले, उस काम को यूनेस्को में भारत करता है। और इसके अलावा भी जब ये सत्र भारत में आया है तो हमें ये मौका भी मिला है कि भारत की बहुत सारी अमूर्त धरोहरों को हम जो 180 देशों के एक्सपर्ट्स इसमें भाग ले रहे हैं उनको भारत में ही दिखा पाएँ। सर, जैसे इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, आपने बताया ये कोई छोटा आयोजन नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इसकी तैयारियों के बारे में भी थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ, क्योंकि आजकल सबको ये हो रहा है कि हमारे लाल किले में, दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसको देखकर सिर्फ देशवासी ही नहीं, बल्कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं, हमने उनसे भी बात की है, वो लोग बहुत चकित हो रहे हैं। तो उन तैयारियों को करने में भी यकीनन आपको बहुत समय लगा होगा। देखिए, लाल किला भारत की ऐसी विरासत है जो भारत के प्राइड से, भारत की एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है और लाल किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस कन्वेंशन को लाल किले में करने का निर्णय केवल 2 माह पहले ही हुआ। हमने जब निर्णय लिया उस समय बहुत चैलेंजेस थे। ये सबने सोचा कि कैसे लाल किले में इतना बड़ा आयोजन जिसमें 1200 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएंगे, 180 कंट्रीज़ के आएंगे, उनको कैसे हम होस्ट करेंगे। बट हमने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और हमारा मानना था कि इसको होस्ट करने से, इस कन्वेंशन को होस्ट करने से जो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की कल्चरल स्पेसेस हैं, वो भी डेवलप हो गई और ये कल्चरल स्पेसेस हमारे नागरिकों के लिए और हमारे विजिटर्स के लिए खुल जाएंगी। तो हमने इस कन्वेंशन की मेज़बानी का फ़ायदा लाल किला के कल्चरल स्पेसेस को डेवलप करने के रूप में भी लिया और ये डेवलपमेंट अब हम ओपन करेंगे तो भारत के नागरिक और जो भारत को में आने वाले यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, उनको भी इस पूरे जो लैंडस्केप है, कल्चरल लैंडस्केप जिसको डिपिक्शन अब लाल किले में हुआ है, उसको देखने का मौका मिलेगा। सर, जैसा कि आपने कहा और आप पहले भी बता चुके हैं इस बारे में कि यहाँ पर आपने ख़ासकर म्यूज़ियम, जिस डिपिक्शन की आप बात कर रहे हैं, वो आपने खोले हैं, जो जब ये सत्र समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हमारे देश की जनता को भी देखने का अवसर मिलेगा। उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ बताएँ। एक हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जो शाहजहाँ के समय बनी और फिर बाद में उनमें एडिशन होता रहा और फिर जब ब्रिटिश रूल हुआ तो यहाँ पे बैरक्स बनी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये सारी धरोहर हमारे पास आ गई और हमने इस पूरी धरोहर को अब उपयोग करके हमने विजिटर एक्सपीरियंस क्यूरेट किया है। कुछ वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूज़ियम इनॉग्रेट किया था। यहाँ पे 2 गैलरीज, एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की और जलियांवाला जो घटना हुई, मासेकर हुआ, उसकी गैलरीज पहले से थी। हमने इस दौरान जब हम तैयारी हमने शुरू की तो हमने 3 नई म्यूज़ियम गैलरीज यहाँ पे इस्टेब्लिश की। एक आर्म्स एंड आर्मरी की नेशनल म्यूज़ियम की गैलरी
और एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की 2 गैलरीज, जिसमें जो एयर इंडिया से हमें कलेक्शन मिला, जब एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ तो उसका जो कलेक्शन था वो सारा कल्चर मिनिस्ट्री को मिल गया था, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन में एयर इंडिया की नई मैनेजमेंट के पास नहीं गया था। वो बहुत अमूल्य धरोहर है जो हमारे कंटेम्प्रेरी आर्ट से संबंधित है, उसको हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। इसके अलावा जो जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हमने अपग्रेड किया। ज़फ़र महल में जो वाटर बॉडी थी उसको रिवाइव किया, सारे फाउंटेन्स को रिवाइव किया, और यहाँ पे विभिन्न जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं देश के, उनका डिपिक्शन हमने किया है। तो देश के नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छी कल्चरल स्पेस हो जहाँ पे भारत के क्राफ्ट्स डिपिक्टेड हों। यहाँ पे 40 मास्टर क्राफ्ट्समैन को बुला के उनकी वर्कशॉप करके भारतवर्ष के सभी क्राफ्ट्स का डिस्प्ले और उन आइटम्स का सेल का हमने व्यवस्था यहाँ पे की है। तो ये एक ऐसी कल्चरल स्पेस बनेगी जिसमें देश के सभी नागरिक, जो स्टूडेंट्स हैं, हर वर्ग के जो नागरिक हैं, हर आयु के जो नागरिक हैं, वो पूरी भारत की सभ्यता, भारत की धरोहर और जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे आके देख सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे। बिल्कुल सर, और ये इन सारी बातों से जानकर हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर पूरा विश्व ये देखेगा कि भारत की धरोहर की जो जड़ें हैं वो जितनी मजबूत हैं, जितनी पुरानी हैं, उतनी ही आधुनिकता के साथ भी जुड़ रही हैं। अब बात करते हैं सर इस सत्र की। इस सत्र में भारत जिस तरीके से आपने बताया मेज़बानी कर रहा है, आज इस सत्र का दूसरा दिन है। इस दिन में क्या कुछ ख़ास, आज क्या कुछ विषय रहे या क्या कुछ एजेंडा रहे जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? इस सत्र में विशेषकर जो ऐसी अमूर्त धरोहरें हैं जिनको रिकॉग्नाइज यूनेस्को ने करना है, उसके लिए विभिन्न जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं। भारत का प्रस्ताव भी चर्चा में है, जिसमें हमने दीपावली को एक विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अपना प्रस्ताव दिया था, जिसके ऊपर विचार चल रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य देशों ने अपने प्रस्ताव दिए उन पे भी विचार चल रहे हैं। हम इस सत्र का ये भी उपयोग कर रहे हैं कि जो हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट मौसम है और एक प्रोजेक्ट बेहतर भारत है। प्रोजेक्ट मौसम में हम उन टेंजिबल मूर्त धरोहरों को मान्यता दिलाना चाहते हैं जिसमें भारत के प्रभाव से और भारत की जो सभ्यता है उसके प्रभाव से ये मूर्त धरोहरें भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी बनी। तो यूनेस्को में मल्टीनेशनल इंस्क्रिप्शन का प्रावधान है। उसी तरह अमूर्त धरोहरें बृहत्तर भारत में, जो ग्रेटर इंडिया, जो भारत का असर था, जो इंडोलॉजी और जो भारत की नॉलेज और भारत की स्पिरिचुअलिटी और भारत की सभ्यता का असर दूसरे देशों पे पड़ा, और वो जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनकी रिकग्निशन विश्व में हो और यूनेस्को से रिकग्नाइज हो। तो इस पूरे जो आयोजन है उसका हम बड़ा उपयोग इस बात में भी कर रहे हैं कि वो देश जो हमारे साथ मिलके इन इंस्क्रिप्शंस के लिए अपने आवेदन दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, उनके साथ हम बायलैटरल मीटिंग्स करें। और चूंकि ये अमूर्त धरोहरें हम उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखा भी सकते हैं, तो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। हम ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि आप अगर हमारे साथ आएंगे तो ना केवल इंटरनेशनल रिकग्निशन कॉमन करा पाएंगे, बल्कि हम साथ मिलके कैपेसिटी बिल्डिंग के काम, कंजर्वेशन के काम कर पाएंगे। जो ये कार्य है अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो जो भारत की सॉफ्ट पावर है, जो भारत का प्रभाव है और भारत का जो सांस्कृतिक प्रभाव है विश्व में, उसको हम अच्छे से स्थापित कर पाएंगे। सर, मैं साथ ही यही भी जानना चाहूँगी, जैसा आपने अभी बताया कि दीपावली को लेकर के भी प्रस्ताव रखा गया है इस सत्र में, तो इस पर निर्णय कब तक आने की उम्मीद है? 10 तारीख को हमें उम्मीद है कि इस पे चर्चा होगी। तो 10 तारीख को जब ये चर्चा होगी उसमें नॉर्मली डिस्कशन होता है और डिस्कशन में सभी सदस्य अपनी बात रखते हैं। हमारी पूरी टीम वहाँ पे रहेगी और अपनी बात हम अच्छे से रखेंगे और चर्चा के उपरांत कमेटी अपना निर्णय देगी, और जब निर्णय होगा उसके बाद वो कन्वे उसी समय हाउस में हो जाता है, निर्णय वो कन्वे हो जाएगा। अभी आप, क्योंकि ये सत्र चल रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ कई देशों के प्रतिनिधि आए हैं, एनजीओ से हैं, संस्थाओं से लोग आए हुए हैं, अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं इस चलते हुए सत्र? जैसा मैंने रिएक्शन देखा है, जो डेलीगेट्स हमसे बात कर रहे हैं, एक तो वो विस्मित हैं इतनी बड़ी भारत की धरोहर को देख के। बहुत सारी नई बातें उनको पता चल रही हैं
और बहुत सारी दोस्ती के हाथ भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उसका पूरा फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। हमने साइड इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं। कल हमने ज्ञान भारतम, जो भारत की अमूल्य पांडुलिपियों की धरोहर है, उसके जो संचयन और उनके संरक्षण का काम हम कर रहे हैं, उसके बारे में हमने एक साइड इवेंट किया जिसमें जो प्रतिभागी उन्होंने भाग लिया। आज हम प्रोजेक्ट मौसम के ऊपर साइड इवेंट करेंगे जिसमें हमने इनवाइट किया है जो हमारे पॉसिबल पार्टनर्स हो सकते हैं, जो हमारे साथ भागीदारी करके ट्रांसनेशनल नॉमिनेशंस के साथ हमारे साथ आ सकते हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। तो हम इस पूरे जो व्यवस्था है उसका एक तरफ से हम आयोजन कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं, और जैसा अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है उसको निभा रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो भारत की अमूल्य धरोहर है उसको दर्शित और दिखा भी रहे हैं। और उसको दिखाने का मतलब ये है कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो भारत के एम्बेसडर्स के रूप में अपने देशों में जाएं, और जब हम आगे अपने प्रस्तावों को लेके जाएं तो उनका समर्थन हमें मिले। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और हमने इसका एक जीता जागता कल उदाहरण देखा था जब आप पीसी कर रहे थे और उसमें यूनेस्को के जो प्रतिनिधि बैठे हुए थे, उन्होंने साफ कहा क्योंकि आपने उनको विज़िट कराया और जो उन्होंने विज़िट किया जब आने के बाद में जब वो गांधी दर्शन करने के लिए गए, उन्होंने चांदनी चौक देखा, उसके बाद जैसा आपने कहा बिल्कुल। सर मैं थोड़ा-सा पीछे भी लेना चाहूँगी क्योंकि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये भी जानना चाहते हैं, अब तक कितनी धरोहरें हमारी ये यूनेस्को में शामिल हो चुकी हैं? हमारी 44 टेंजिबल धरोहरें, जो मूर्त धरोहरें हैं, वो यूनेस्को में इंस्क्राइब हो चुकी हैं, और 15 हमारी अमूर्त धरोहरें हैं जो यूनेस्को में रिकग्नाइज्ड हैं, जिसमें गरबा भी है, दुर्गा पूजा भी है। अब हमने दीपावली का प्रस्ताव जो दिया है उस पे चर्चा इस बार हो रही है। इसके अलावा हमने छठ महापर्व का प्रस्ताव जो मल्टीनेशनल है उसको हमने रखा है। हम अन्य प्रस्तावों पे भी अब काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें ऋग्वेद रिकग्नाइज हुआ है। उसमें इस बार ही हम वाल्मीकि रामायण को लेके जाना चाह रहे हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी यूनेस्को के विभिन्न पहलू हैं, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से हो। आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि लखनऊ को क्यूलिनरी जो वहाँ के खान पीन की जो कल्चर है उसके लिए रिकग्नाइज यूनेस्को ने किया है। हम अमूर्त जो मूर्त धरोहरें हैं उसमें अगले वर्ष ओरछा, उसके जो मध्य प्रदेश में है, उससे अगले वर्ष वडनगर को लेके जाएंगे, और जो आने वाला वर्ष है 2026 उसमें हम जो मेघालय के ट्री रूट ब्रिजेस हैं, वहाँ पे नेचुरल रूट से ब्रिजेस बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर धरोहर है भारत की और हमारे नॉर्थ ईस्ट की, उसको हम मान्यता के लिए यूनेस्को में लेके जा रहे हैं। तो यूनेस्को के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम पूरी तरह से भारत को वो रिकग्नाइज़ करें, और भारत की धरोहरें, भारत के नगर, भारत की परंपराएं, भारत की सभ्यता को विश्व में मान्यता मिले, उसमें हम बहुत अच्छे से और मेहनत से काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो हमने आयोजन ये किया है, ये दूसरा आयोजन है। पहले मूर्त धरोहरों के लिए वर्ल्ड का हमने यहाँ पे यूनेस्को का किया था, जिसमें टेंजिबल हेरिटेज के लिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मेज़बानी पिछले वर्ष भारत ने की थी, और इस बारी हमने अमूर्त धरोहरों के लिए ICH की जो इंटर गवर्नमेंट कमेटी है उसकी मेज़बानी हमने की है। हम बहुत मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने हमें कार्य करने की दिशा दी है, उस दिशा में हम भारत को विश्व में पूरी तरह से जो हमारी सभ्यता है, हमारी परंपराएं हैं, उनको स्थापित करने में अपना काम कर रहे हैं। यकीनन इस पे कोई दोहराई नहीं है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलके इस वक्त संस्कृति मंत्रालय लगातार भारत की जो छवि है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने की, समझाने की और भारत के रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे देश के युवाओं को, क्योंकि वो भारत का भविष्य है जैसे हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमारे देश के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय युवाओं को ये समझ लेना चाहिए कि जो भारत की सभ्यता है और जो भारत की परंपराएं हैं वो हर तरह से ना केवल प्राचीन हैं, बल्कि वो उच्चतम और उत्तम हैं।
विश्व में कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिसका स्तर भारत के साथ मैच भी हो सके या बराबरी पर भी आ सके। भारत की सभ्यता एक कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन है जिसमें हमारे जो ज्ञान परंपरा है, हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, हमारी नॉलेज ऑफ साइंस है, वो किसी भी अन्य सभ्यता से बहुत आगे है। उनको अपने देश पे और अपनी सभ्यता पे गर्व होना चाहिए। हर युवा को जहाँ वो अपनी कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न लाइफ को अपने को आगे बढ़ाने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को उपयोग कर रहा है, उसी तरह गर्व के साथ उसको अपनी परंपराएं और सभ्यता को निर्वहन करने के लिए, जो हमारी परंपराओं का निर्वहन करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए सर। तो हम बात कर रहे थे जो संस्कृति मंत्रालय के सचिव हैं विवेक जी से, जिन्होंने बताया कि ये सत्र कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे आने वाले भविष्य में जो युवा हैं उनके लिए। और देखिए, जब ये सत्र में दीपावली को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया जाएगा, तब एक बार फिर ये साबित होगा कि भारत की जो जड़ें हैं वो जितनी पुरानी हैं, जितनी मजबूत हैं, उतनी ही तेज़ी से पूरे विश्व में उनकी रोशनी बिखेरी जा रही है। और यकीनन एक बार फिर भारत की संस्कृति, भारत के उत्सव, भारत का त्योहार, भारत की धरोहरें पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगी। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।